हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस स्कोर मोड चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बैंकों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे, बीपीएससी इत्यादि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यदि बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है वो इसी वीडियो से आएगा। जी हाँ, मैं दावा करता हूँ कि यदि बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया वो इस वीडियो से होकर के ज़रूर गुजरेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए आप प्रयासरत रहें। चलिए देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? देखिए, हाल ही में कुछ बैंकों का आपस में विलय हुआ है, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हुआ है दोस्तों देना बैंक का और विजया बैंक का। ये कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2019 को इसका विलय हुआ था। किसका? देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। अच्छा, देखते हैं 1 अप्रैल 2020 को किस किस बैंक का विलय हुआ, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट लगा दिया है। तो 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल में विलय हो गया। देखिए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये मिल गए किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा बैंक में मिल गया। आंध्रा बैंक वो कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक में मिल गया। और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ विलय हो गया। ये 2020 में हुआ था, और जो कि देना बैंक और विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 में मिले थे। बढ़ते हैं आगे। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए, एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई का पूर्व नाम जो था, यानी कि पहले का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। एसबीआई पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका नाम क्या रख दिया गया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, एसबीआई के अभी सीईओ कौन है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। द बैंक ऑफ कलकत्ता एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, और ये दोनों मिल करके यानी मर्ज होकर के इंपीरियल बैंक बनाते हैं। कब? 27 जनवरी 1921 को। ये दोनों ही नहीं, 3 बैंक थे एक्चुअली इसमें। कौन कौन से? तो बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों मिल गए थे और इसका नाम हो गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये कब हुआ था? तो 1921 में, 27 जनवरी 1921 को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एसबीआई में अप्रैल 2017 में कितने बैंकों का विलय हुआ? तो इसमें 5 बैंकों का विलय हुआ केवल एसबीआई के अंदर। किस किस बैंक का? तो वो हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ये पांचों बैंक जो हैं ये 2017 में आपस में मिल गए और ये सब किस में आ गए? एसबीआई के अंदर आ गए। ओके, बढ़ते हैं आगे। भारत में आरबीआई जो है वो करेंसी नोटों की छपाई किस आधार प्रणाली पर करता है, यानी किस बेस पर वो हर साल बैंक नोटों की छपाई करता है? तो न्यूनतम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं इसको, यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? यह प्रणाली 1956 में भारत में लागू की गई थी। इस प्रणाली के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति बना के रखनी होती है। और ये जो है 200 करोड़, आउट ऑफ विच 115 करोड़ आर गोल्ड रिजर्व्स एंड द रिमेनिंग रिजर्व्स ऑफ 85 करोड़ मस्ट बी हेल्ड इन फॉरेन सिक्योरिटीज़। यानी कि 85 करोड़ जो है वो क्या रखना होगा? फॉरेन सिक्योरिटीज़ आपको रखनी होंगी। बढ़ते हैं आगे। इंद्रधनुष योजना किन बैंकों के लिए चलाई गई थी? तो ये सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं इनके लिए एक योजना चलाई गई थी, इंद्रधनुष योजना। ये योजना क्या थी? देखिएगा ध्यान से। बैंकिंग क्षेत्र में मिशन इंद्रधनुष को पीजे नायक समिति के सुझाव पर लागू किया गया था। एक समिति बनी थी पीजे नायक समिति, उसने सुझाव दिया था, उसके आधार पर यह लागू किया गया था। इंद्रधनुष योजना पब्लिक सेक्टर बैंकों को अल्प लाभकारी स्थितियों से निकालने की एक योजना है, जिसमें 7 सूत्री उपायों के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके बैंकों को मतलब कंपटीशन के क्षेत्र में लाने के लिए ऐसा किया गया था। क्या क्या थे 7 प्रावधान? देखिएगा, तो ये ए से लेके जी तक थे। ABCDEFG, ए से जी तक कैसे कैसे इनका नाम रखा गया था। पहला अपॉइंटमेंट्स, यानी नियुक्ति से संबंधित सुधार। किसकी नियुक्ति करनी है वो बैंक अपना समझेगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाना, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई उसी कमेटी के अनुसार। अगला है कैपिटलाइजेशन, पूंजी कैसे जुटाना है ये बैंक अपना समझ लेंगे। डिस्ट्रेसिंग यानी तनाव मुक्त करना, कैसे लोन्स को देना है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, ये सारा बैंक अपना समझेंगे। एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण, बैंकों के पास कुछ अपने पावर्स होंगे, वो अपने हिसाब से कुछ रूल्स बना सकते हैं, ये सारा कुछ किया गया। फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व की स्थापना की गई। और साथ साथ
प्रशासनिक सुधार गवर्नेंस रिफॉर्म्स इसमें लाए गए और इसके तहत बैंकों का उद्धार किया गया। ये कब से लॉन्च किया गया था इंद्रधनुष योजना? तो 14 अगस्त 2015 को ये इंद्रधनुष योजना बैंकों के लिए लागू की गई थी। देखिए एक इंद्रधनुष योजना जो है वो बच्चों का टीकाकरण से भी रिलेटेड है, लेकिन यदि बैंकों के बारे में पूछे तो ये योजना आपको लागू करनी है, कि इसमें ए से जी तक के बारे में बताया गया था। बढ़ते हैं आगे। पब्लिक सेक्टर बैंक की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे बड़ा बैंक देखा जाए तो वह है एसबीआई। कौन सा बैंक है? एसबीआई। और सेकंड नंबर पे आता है आपका पंजाब नेशनल बैंक। कब ये पंजाब नेशनल बैंक सेकंड नंबर पे आया? जैसे ही इसमें मर्जर हुआ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये सेकंड लार्जेस्ट आपका पीएसयू हो गया बैंक में। बढ़ते हैं आगे। थर्ड जो बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें साथ देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हो गया है। अच्छा, फोर्थ पे आता है आपका केनरा बैंक, जिसके साथ अभी भी मर्जर हुआ था किसका? सिंडिकेट बैंक का। द नेम ऑफ 12 PSBs, देखिए 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका नाम मैं एक एक करके आपको बता दूं, ये आप अपने जहन में रखिएगा। हर बार ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पीएसबी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। कौन कौन से देखिएगा? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 12 जो हैं ये अभी हमारे देश में पीएसबीज बचे हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स यही 12 बचे हैं, बाकी सारे बैंक आपस में मर्जर हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड बैंक 2016 के अनुसार $12,000 से कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो यदि किसी देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय जो है वो 4,036 रुपये से लेकर 12,475 तक है, तो इसको कहते हैं हम लोग अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज़। क्या कहते हैं? अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज। कितना से कितना? तो 4,036 से लेकर 12,475। और लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज किसको कहते हैं? तो जिसका पर कैपिटा इनकम जो होगा वो 1,026 से लेकर 4,035 तक हो। और हाई इनकम इकोनॉमीज किसको कहते हैं? जिसमें पर कैपिटा इनकम जो है वो 12,476 से यदि अधिक हो जाए तो उसको बोलेंगे हाई इनकम इकोनॉमीज़। ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार मैंने डेटा बताया है। बढ़ते हैं आगे। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये होता है आपका मनीला में। मनीला क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जहाँ पे विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र है। ये एशियान कंट्रीज 10 हैं, उनमें से एक है हमारा फिलीपींस, उसी की राजधानी मनीला में ये एडीबी का मुख्यालय है। अच्छा देखिए, एडीबी की स्थापना जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ये 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। इसके अध्यक्ष अभी कौन है, मतलब प्रेसिडेंट कौन है? ये है मसत्सुगु अशिकावा। ये 2020 से अभी तक लगातार बने हुए हैं। अच्छा, ये एडीबी में सदस्य देश कितने हैं? तो 68 है। हमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसके उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, मतलब एडीबी का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, तथा वो उपाध्यक्ष बनने से पहले किस पद पर आसीन थे, वहाँ से उठा के उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारत से हैं। बढ़ते हैं आगे। अंशुला कांत विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निदेशक है, वह पहले किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थे? देखिए अंशुला कांत के बारे में जब आपको बात करें तो ये एमडी और सीईओ थी किस बैंक की? एसबीआई की। एमडी और सीईओ नहीं कह सकते हैं, एमडी कह सकते हैं। ये एमडी किसकी थी? एसबीआई की। अब इनको क्या बना दिया गया भाई? तो ये वर्ल्ड बैंक जो है उसमें इनको अपॉइंट किया गया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे। किसके तौर पे? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। ये पहले क्या थी? तो एमडी एंड सीएफओ थी कहाँ पे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। क्या नाम था? अंशुला कांत। बढ़ते हैं आगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी? देखिए प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक जो है उनका नाम है डेविड मलपास। क्या नाम है? डेविड मलपास। ये 30th मतलब 13th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। बढ़ते हैं आगे। आईबीआरडी यानी कि इसको हम लोग विश्व बैंक भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आईबीआरडी क्या है। तो आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी को अब लोग बोला जाता है विश्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। यही हमारी यूएसए की राजधानी है। ये पोटोमैक नदी के किनारे है। बढ़ते हैं आगे। अध्यक्ष से कौन है? ये प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं।
इसके एमडी और सीएफओ अभी मैंने बात किया था अंशुलाकांत का, जो भारतीय हैं। इसमें सदस्य देश जो हैं 189 कंट्रीज़ हैं, 189 देश जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं IBRD के, और 173 देश जो हैं वो IDA है। IDA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के सदस्य देश कितने हैं? 173। लेकिन हम लोग जैसे ही वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे उसमें सदस्य देश कितने हैं? 189। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये 24 सितंबर 1960 को हुआ था IDA का स्थापना। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। सदस्य देश अभी हमने बताया है 173 हैं। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है, यानी कि उदार ऋण खिड़की भी इसको कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। बॉन्ड आई प्रोजेक्ट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था? देखिए, बॉन्ड आई प्रोजेक्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड बैंक ब्लॉकचेन बॉन्ड इसको बोलते हैं। ये बॉन्ड आई जो है ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। आगे बढ़े हम लोग। 1970 में कलकत्ता में स्थापित प्रथम बैंक का नाम क्या था? देखिए, कलकत्ता में जो प्रथम बैंक था 1970 में, उसका नाम था दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये 1770 में बना था। बाकी आगे देखते हैं इसके बारे में और जानकारी। यह बैंक उसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी के एजेंसी हाउस द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के एजेंसी, मतलब अलेक्जेंडर एंड कंपनी के एजेंसी हाउस द्वारा। इसका 1830-32 में परिसमापन हो गया, मतलब 1830-32 के समय में ख़त्म हो गया। पहला पेपर नोट 18वीं शताब्दी के अंत में निजी बैंक जैसे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान और प्रेसिडेंसी बैंकों द्वारा जारी किया गया था। पहला पेपर नोट किसने जारी किया था? तो ये निजी बैंकों जैसे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान और प्रेसिडेंसी बैंकों द्वारा जारी किया गया था। बढ़ते हैं आगे। 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? देखिए, 1969 में दोस्तों बात करते हैं तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय। प्राइवेटाइजेशन यानी कि नेशनलाइजेशन कितने लोगों का हुआ था? 14 बैंकों का हुआ था। और आजकल का ट्रेंड एक चल गया है कि जितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं अब इसको ये लोग प्राइवेट करने पर लगे हुए हैं। मोदी जी पता न क्या करेंगे। चलिए देखते हैं। 1980 में यदि पूछे कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, मतलब नेशनलाइजेशन हुआ था। देखिए, सब बैंक थे प्राइवेट, इनको उठाकर सरकारी कर दिया गया। अब क्या काम किया जाए कि जितने सरकारी लोग हैं सबको उठाकर प्राइवेट किया जा रहा है। पता ना झोल क्या है ये। चलिए देखते हैं। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बढ़ते हैं आगे। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है, देखिए अभी भी अस्तित्व में यदि है तो वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। इसका फाउंडेशन डे था 12 अप्रैल 1894। 12 अप्रैल 1894 को इसकी स्थापना की गई थी, जो पूर्णतः भारतीयों के स्वामित्व वाला बैंक था। अब पंजाब नेशनल बैंक इज द फर्स्ट बैंक बाय प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर इन 1895। पूर्णतः भारतीय मैनेजमेंट वाला प्रथम बैंक यदि केवल कहा जाए और ये ना लगाया जाए कि अभी भी है अस्तित्व में, तो वो बैंक हो जाएगा अवध वाणिज्यिक बैंक, अवध फाइनेंशियल बैंक। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी फैज़ाबाद में, और ये 1958 में आके बंद हो गया था। अभी सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है वो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, इसका स्टेट बैंक बाद में नाम दे दिया गया। इसकी स्थापना जून 1806 के मध्य में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था, और वही आगे चल के बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे मिलके इसको क्या बना दिए थे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और बाद में जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ तो ये हो गया था हमारा SBI। बढ़ते हैं। बैंक रेट क्या है? देखिए, यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। बैंक रेट, रिवर्स रेपो वगैरह वगैरह सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक करके ध्यान दीजिएगा आप लोग। बैंक रेट क्या है? तो वह दर जिस पर अन्य बैंक दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं। किससे? RBI से। यानी जितने नेशनलाइज्ड या अननेशनलाइज्ड जो भी बैंक हैं वो सारे यदि RBI के पास जाते हैं कि चचा हमको पैसा चाहिए चचा, तो चचा बोलेंगे ठीक है ले जाओ। कितना दिन के लिए? बड़ी लंबा दिन के लिए लेंगे। अच्छा, लंबा दिन के लिए लोगे, लो इसको हम कहेंगे बैंक रेट। उस पर हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे। बउआ तोरा पैसा ऐसे नहीं मिलेगा, तुमको भरना होगा इसका ब्याज। वो ब्याज कहलाएगा क्या? बैंक रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट क्या होता है? तो वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाता है उसे
रेपो रेट कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। देखिए हमने लॉन्ग टर्म के लिए जब बात किया तो बैंक रेट की बात आ गई थी। जैसे ये शॉर्ट टर्म के लिए बात करेंगे, मतलब आज दो चचा कल ले लियो, तब चचा कहें कि इसमें लगेगा क्या बाबू, रेपो रेट। कौन सा रेट लगेगा, रेपो रेट। रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से अल्प अवधि के लिए उधार ले सकते हैं। देखिए अल्प अवधि की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई के जितने बच्चे हैं उनके पास यदि ज़्यादा पैसा हो जाए तभी लोग क्या करेंगे, पैसा अपना घुमाते चलेंगे नहीं। अभी लोग जाएंगे चचा के पास, चचा पैसा ज़्यादा हो गए हैं रख लो, चचा बोलेंगे लाओ, चचा अपने पास रख लेंगे। तो ये कहेगा लोग कि आप जब दिए थे तो हमसे इंटरेस्ट लिए थे, अब उतना इंटरेस्ट हमको भी चाहिए। चचा कहेंगे मारे कान के तब घींच के 2-4 थप्पड़, थोड़ा कम देंगे। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा क्या होता है, रेपो रेट से कम होता है। ये आरबीआई को गरज नहीं है कि तुम पैसा रखो हमारे पास, तुम्हारे पास ज़्यादा हो गया, तुम सोचते हो कि इंटरेस्ट कमा लें, तो तुम किसके पास ले जाकर रखोगे, आरबीआई के पास। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। अब आते हैं हम लोग CRR की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रेडिट रेशियो। प्रत्येक बैंक अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखता है, इसे ही कैश क्रेडिट रेशियो कहा जाता है। यानी कि आरबीआई एक रूल लगा के रखे हैं कि बच्चा तुम्हारे पास जितना पैसा आ रहा है इसका तुम कुछ रेशियो में पैसा हमारे पास लाके रखोगे। ये ना कि फरफरी में जितना पैसा आया सबसे उड़ाते चल गए, इन्हें लोन बांट दिया, उनने ओकरा गाड़ी किने के, ओकरा घर किने के, ओकरा मोबाइल किने के दे दिया, पता चला लोन ही नहीं लौटाया तो दिवालिया हो जाएगा बच्चा। तो इसलिए कुछ पैसा हमारे पास रख दो। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, CRR कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। SLR क्या होता है, तो SLR देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यह बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना अनिवार्य होता है। मतलब यह आरबीआई का एक और रूल है कि बबुआ तुम्हारा पास जितना पैसा रुपया है जो तू लोन बांटने के लिए सोच रहा है कि बांट दे सब उठा के, तो सब नहीं बांटना, कुछ परसेंटेज तुमको अपने बैंक में ही दबा कर रख लेना है। और यह जो तुम पैसा रखोगे यह कैश भी हो सकता है, गोल्ड रिजर्व भी हो सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है। उस सबके फॉर्म में तुम अपने पास कुछ पैसा दबा के रख लो, उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई निर्धारित करता है। ये ना कि जितना पैसा आई लो सब बांट दे, पता चलेगा सब मोबाइल किन को उन्हें उड़ा रहा है, सब नेटफ्लिक्स देख रहा है, तोरा कुछ दे ही नहीं रहा है, बोल देगा लॉकडाउन में चाचा साहब चल गए लो, तो पूरा बैंक डूब जाएगा। ये सब नहीं करना है। कुछ पैसा तुम हमारे पास रख दो, वो हो जाएगा CRR, और कुछ पैसा अपने पास रख लो जिसको बोलोगे SLR। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि सारा जो टर्म था बैंकिंग का ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये स्वामित्व में कब से आया था, 1982 में। फॉर फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। किसके लिए लाया गया था इस बैंक को, तो फॉरेन ट्रेड्स को इंडिया में बढ़ाने के लिए इस बैंक को लाया गया था। किसको, एक्जिम बैंक को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को। बढ़ते हैं आगे। इसके CEO कौन है, तो डेविड रस्किन है, ये इसके CEO हैं अभी प्रेजेंट में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, मुंबई में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निरंचल नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट NNWP किस बैंक ने निवेश किया है इस बैंक में। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसमें निवेश किया है विश्व बैंक ने। किसने निवेश किया है, विश्व बैंक ने। ये है क्या, तो जल संसाधनों के सुधार और संरक्षण के लिए एक एकीकृत जल संग्रह प्रबंधन कार्यक्रम IWMP का समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक विश्व बैंक की सहायता प्राप्त ये परियोजना है। यह परियोजना 2016 में शुरू हुई और 2022 तक यह जारी रहेगी। इसका नाम क्या है, निरंचल नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट। किसने इसमें फाइनेंस किया है, वर्ल्ड बैंक ने। बढ़ते हैं आगे। दिसंबर 2020 को आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने। नए कार्यकारी निर्देशक करने का मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने, कब से, दिसंबर 2020 से। तो इनका नाम है श्री राधे श्याम राठौर। क्या नाम है, श्री राधे श्याम राठौर। बढ़ते हैं आगे। अन्य इनके ED ये याद करने योग्य नहीं है, इसका नाम कोई ज़रूरत नहीं है याद करना। बढ़ते हैं हम लोग आगे।
डिप्टी गवर्नर ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी अभी डिप्टी गवर्नर एक और चेंज हुए हैं, तो मैं चारों नया लिस्ट लगाया है मैंने, देख लीजिए एक एक करके। पहला नाम आता है बीपी कानूनगो, अगला है हमारा एमके जैन, अगला है एमडी पात्रा, और सबसे नया अभी अपॉइंट किया किसको, तो राजेश्वर राव। ये चार जो हैं वो डिप्टी गवर्नर्स हैं, और एक गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वर्तमान में पीएसयू कितने हैं, मैंने बता दिया 12 हैं। फिर से एक बार नाम हम लोग रिवाइज कर लेंगे धड़ाधड़ एकदम। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनाइटेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें सबसे बड़ी एसबीआई, उसके बाद पीएनबी। बढ़ते हैं थर्ड पे आया बैंक ऑफ बड़ौदा, और फोर्थ पे कैनरा बैंक। भारत के सभी एटीएम को ऑपरेट कौन करता है, देखिए जितने भी एटीएम्स हैं उन सबको आपस में जोड़ कर रखने का काम करता है एनपीसीआई। कौन करता है, एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, सॉरी हाँ, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये कौन जारी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इंडेक्स आता है, यानी कि एक लिस्ट जारी किया जाता है, ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब आपके देश में आके हमें बिजनेस करना कितना आसान है, इसके लिए एक इंडेक्स जारी किया जाता है कि आपके देश में आएंगे हम व्यापार करने, तो यहाँ ज़मीन कितना जल्दी मिल जाएगा, लेबर कितना जल्दी मिल जाएंगे, यहाँ पे मार्केट कैसा है, हम रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, इन सब ये सब क्या है, तो बिजनेस को इजी करने के सारे फॉर्मूलेज हैं। तो यदि ये सब आसानी से आपके देश में मिल जाएगा तो कोई भी कंपनी आपके देश में आना चाहेगी। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है एक इंडेक्स जारी करता है। यदि आपका इसमें अच्छा स्थान रहा तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां आपके देश में आएंगी। तो इसमें इंडिया जो है इसका 2020 के अनुसार रैंक कितना है, 63। और फर्स्ट पे कौन है, न्यूजीलैंड, और सेकेंड पे सिंगापुर। तो इसलिए सिंगापुर बहुत आगे बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ के आके अपना ये फैक्ट्री लगाती है, और इंडिया 63 नंबर पे है, तो उसी हिसाब से विकास भी होगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। वर्ल्ड बैंक और अन्य बैंक, किस बैंक ने विश्व के सबसे पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया है, मैंने बता दिया कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कॉमन बैंक ने। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन उतना ज़्यादा खास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, देखिए कथन यहाँ पे 3 हैं, कौन कौन से। भारत में प्रथम सार्वजनिक बैंक इलाहाबाद बैंक है। अगला कथन है हमारा, भारत में प्रथम बार मोबाइल एटीएम की सुविधा आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की थी। उसके बाद है आरबीआई एक निजी बैंक है, यानी कि प्राइवेट बैंक है, और सबसे ज़्यादा बैंक ब्रांच एसबीआई है। इनमें से गलत कौन सा है, तो गलत है आपका सी। यह क्या है कि एसबीआई को कह रहा है कि एक निजी बैंक है। पिटा जाओगे चाचा, ऐसा मत कहो। देखिए आरबीआई को मूल रूप से एक निजी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1949 में क्या किया गया कि इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और इलाहाबाद बैंक जो है इट इज़ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। आईसीआईसीआई इज द फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड मोबाइल एटीएम एंड द फर्स्ट एटीएम इन द इंडिया वाज सेटअप इन 1987 बाई HSBC इन मुंबई। HSBC का फुल फॉर्म क्या हो गया, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा देश विश्व बैंक का सदस्य नहीं है, देखिए विश्व बैंक के सदस्य देशों में 189 देश आते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन नहीं है वो मैं एक बार आपको नाम दिखा दूं। तो वह है क्यूबा, जिसको चीनी का कटोरा कहते हैं। इसके बाद हमारा लिंचेस्टीन, मोनाको और उत्तर कोरिया। ये चारों ऐसे देश हैं जो वर्ल्ड बैंक के सदस्य नहीं हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में आते हैं, यानी कि यूएनओ के अंदर ये 193 देशों में आते हैं, लेकिन ये चारों गधवन इसमें शामिल नहीं है। किस में, तो वर्ल्ड बैंक में शामिल नहीं है। कौन कौन, क्यूबा, लिंचेस्टीन, मोनाको और उत्तर कोरिया। अब आपका काम क्या रहा कि इन चारों की राजधानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। कोसोवो जो एक देश है वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। कोसोवो संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य नहीं, मतलब यूएनओ का सदस्य नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक का ये सदस्य है। ठीक है, यूएनओ का सदस्य नहीं होते हुए भी ये वर्ल्ड बैंक और IMF का सदस्य है। बढ़ते हैं आगे। आरबीआई के लोगों में किसका चित्र होता है, तो आरबीआई के लोगों में खास करके यही क्वेश्चन पूछा था कि ताड़ के पेड़ का चित्र होता है और सामने में रॉयल बंगाल टाइगर होता है। तो खास करके ताड़ के पेड़ वाला क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है। बढ़ते हैं आगे। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के में कौन सी संस्था को स्थापित करने की योजना बनाई गई थी, तो इस समझौते में 2 महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए। कौन कौन, एक हो गया
हमारा IMF और दूसरा हो गया वर्ल्ड बैंक। कौन कौन से दो संगठन बने? IMF और वर्ल्ड बैंक। बढ़ते हैं आगे, बैंकिंग रिफॉर्म्स बाय विच कमेटी? तो बैंकिंग सुधार के लिए कमेटी आई थी नरसिम्हन कमेटी। कौन सी कमेटी? नरसिम्हम कमेटी, ये 1991 में आई थी। उसके बाद आई वर्मा कमेटी, ये 1996 में आई। अच्छा, वर्मा कमेटी किस लिए आई थी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। RBI का कार्य क्या नहीं है? देखिए RBI जो है वो रेपो रेट निर्धारित करेगा, सही बात है। वाणिज्यिक बैंकों को लोन देगा, ये भी सही बात है। जनता को लोन देगा, ये तो गड़बड़ लग रहा है। सरकार को नहीं देगा, ये भी सही है, लेकिन जनता को लोन RBI नहीं देगा। जनता को लोन लेना तब जाइए SBI PSB वगैरह वगैरह में जाइए, आप RBI में डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं लोन लेने, मतलब गेटे पे से खेत देगा। बढ़ते हैं आगे, ADB एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मैंने बता दिया था, मसत्सुगु असाकावा। बढ़ते हैं आगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यानी कि RBI का मुख्यालय मुंबई में है। SLR का फुल फॉर्म मैंने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कार्य पेमेंट बैंक का नहीं है? देखिए एक पेमेंट बैंक का भी जलवा चल रहा है, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये एयरटेल पेमेंट बैंक, कौन फिनो केयर पेमेंट बैंक वगैरह वगैरह, बहुत सारे पेमेंट बैंक आजकल खुल रहे हैं। तो पेमेंट बैंक की प्रमुख विशेषता क्या है इसको आप जान लीजिए अभी। तो पेमेंट्स बैंक लोगों के चालू और बचत खाते खोल सकेंगे तथा डेबिट कार्ड भी जारी कर सकेंगे। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक का आपका मोबाइल पे कार्ड आ जाता है और घर भी मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें आप चालू या बचत खाता खोल लीजिए, मतलब सेविंग या करंट अकाउंट खोल लीजिए, और साथ साथ डेबिट कार्ड भी ले लीजिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। इन्हें क्रेडिट कार्ड जारी कर दे 2 लाख के, पता चले कि 2 लाख तोरा में है ही नहीं है, भाग जाएगा इन उनने। चलिए देखते हैं, पेमेंट्स बैंक ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक ही जमा स्वीकार कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स जो हैं वो 1 लाख तक, अपने 1 लाख नहीं, इसको शायद बढ़ा दिया गया है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हैं, आप हमें क्लियर करके कमेंट में बताइएगा कि 1 लाख है या 2 लाख कर दिया गया, कि 2 लाख तक ये जमा कर सकते हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। पेमेंट बैंक ऋण कर्ज नहीं दे सकते, मतलब पेमेंट बैंक लोन बांटने के लिए नहीं बने। ना कि जाइएगा आप एयरटेल पेमेंट बैंक, चाचा हमारा 1 लाख लोन दे दो, कृषि लोन, लग जाएगा 2 थप्पड़। पेमेंट बैंक NRI व्यक्ति से जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कौन अमेरिका में कमा रहा है, इंडियन है, NRI है, तो उससे तुम पैसा ले लोगे अपने बैंक में रख लोगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है। पेमेंट बैंक कांट एक्सेप्ट फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट। पेमेंट बैंक जो है वो किसी तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह कौन क्रियान्वयन करता है? मैंने ये कौन इसको रेगुलेट करता है? तो ये करता है RBI। क्या करता है RBI? कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाता है। ये कब मनाया जाता है? तो 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 को मनाया गया था। ठीक है। इसमें क्या सिखाया गया था? तो इसका थीम था क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है 2016 से ही लगातार आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। इसमें उद्देश्य क्या होता है? तो बैंक द्वारा बैंकिंग सेवाओं के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ये बैंकिंग सप्ताह मनाया जाता है। 2020 का विषय था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये इसका थीम था। बढ़ते हैं आगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD किस संगठन की संस्था है? ये मैंने बता दिया था कि ये वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। 2019 में कौन से बैंक, 2 बैंकों का मर्जर हो गया? तो ये मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया, मर्जर वाला किस्सा। बढ़ते हैं आगे, बैंक से लोन लेने के दौरान सिक्योरिटीज़ के लिए जो आप वहाँ पे प्लेस रखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कोलेटरल कहते हैं। जैसे आप जाइए किसी बैंक से लोन लेने के लिए, आपको हमको कृषि लोन लेना है, तो बोलेगा बाबू ऐसा करके तो अपना खेत के रसीद जमा करा दे। घर बनाने के लिए लोन लेना है, घर के कागज़ जमा करा दो। मतलब यदि तुम लोन का पैसा नहीं भरते हो तो तुमने जो कोलेट्रल दे रखा है उसको बेच करके बैंक जो है वो अपना पैसा जो दिया है वो सधा लेगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये जो है इसको हिंदी में बोलते हैं समपार्श्विक अचल संपत्ति या अन्य प्रकार की संपत्ति भी हो सकती है। जैसे गोल्ड लोन भी मिलता है, तो पहले बाबू गोल्ड रख दो, तब तुमको पैसा उसका 75% दे देता है तुरंत, 1 घंटे में गोल्ड लोन मिल जाता है। फ़ोन पर भी लोन मिल रहा है, किसी ने कैसे देता है।
पढ़ते हैं आगे। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्था कौन सी है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान जो है उसका नाम है नाबार्ड। क्या नाम है? नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्त नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। इसके हेड है अभी GR चिंताला, मतलब गोविंद राजुलू चिंताला। योनो किस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप है? योनो जो है SBI का मोबाइल बैंकिंग ऐप है। इसका फुल फॉर्म होता है यू ओनली नीड वन। योनो, यू ओनली नीड वन। बनते हैं 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, मैंने बता चुका है। बढ़ते हैं आगे। कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है? 12 बैंक है, मेरे भी मैंने बता दिया है। ये वर्ल्ड बैंक का ऑफिस कहाँ है? ये मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो उनका नाम हो जाएगा CD देशमुख। भारत के प्रथम बार बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1 जनवरी 1949 को RBI का सबसे पहली बार नेशनलाइजेशन किया गया था। मतलब ये एक प्राइवेट बैंक था, इसको उठा के सरकारी बनाया गया था। कब? सबसे पहली बार 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद 14 बैंकों का है 1969 में, और फिर 6 बैंकों का हुआ 1980 में। ये 3 बार नेशनलाइजेशन किया गया है। देखिए अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि IDBI एक बैंक था जिसको नेशनलाइज बैंक में लाया गया था, फिर से उठा के इसको प्राइवेट बैंक कर दिया। एम्प्लॉयज़ का पता ना क्या हाल हुआ। बढ़ते हैं आगे। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अधिनियम था 1934 का। हमारे प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर उनके थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? उनका नाम था CD देशमुख। इसका नेशनलाइजेशन मैंने बता दिया। इसके डिप्टी गवर्नर की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। वो है BP कानूनगो, MK जैन, MD पात्रा, M राजेश्वर राव। बढ़ते हैं आगे। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों के शिकायतों के निवारण के लिए RBI ने किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? उस अधिकारी को कहते हैं दोस्तों बैंकिंग लोकपाल, यानी कि बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। बैंकिंग लोकपाल योजना जो है 1 जनवरी 2006 को बैंकों द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान को दूर करने के लिए किया गया था। बैंकिंग सुधार के लिए कमेटी नरसिंघम समिति 1991। अच्छा, वर्मा कमेटी किसके लिए था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके कौन सा बनाया गया? इसको बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे हम लोग बढ़े। SBI का पूर्ण नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 2016 में हुए विमुद्रीकरण के वक्त RBI के गवर्नर कौन थे? मतलब जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, उस समय RBI के गवर्नर हुआ करते थे उर्जित पटेल। 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक ये गवर्नर रहे थे। विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को हुआ था। 1900 में मत पहुँचो। नोट कब बंद हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। ये कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में। RBI ने कैश लाइट सोसाइटी हेतु भुगतान प्रणाली के लिए विजन जारी किया है। देखिए इस विजन ने डिजिटल लेन देन के दिसंबर 2021 में 4 गुना आंकड़ों को बढ़ाया है। मतलब 8,707 करोड़ रुपए से अधिक हो जाने की आशा रखी है। किसने? RBI ने। किसके तहत? तो कैश लाइट सोसाइटी हेतु। कैश लाइट नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे कैशलेस होना चाहिए था। ठीक है, कैश लाइट भी है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेट बैंक बन गई? मैंने बता दिया 1 जुलाई 1955 को इसका ये कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। कौन RBI के गवर्नर नहीं रहे? देखिए RBI के गवर्नर्स की बात करें तो यहाँ पे 4 नाम हैं। बिमल जलान ये रहे हैं, मनमोहन सिंह ये भी रहे हैं, कस्तूरी रंजन ये नहीं रहे हैं, सुब्बा राव ये रहे हैं। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएं किस किस का सिग्नेचर किया हुआ नोट आपने देखा है। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिए कौन कौन से गवर्नर रहे हैं। तो सबसे पहले गवर्नर रहे थे ऑसबॉर्न स्मिथ, उसके बाद बने जेम्स ब्राड टेलर, और अब आगे भारतीय गवर्नर यहाँ से स्टार्ट होते हैं CD देशमुख। बाकी बहुत सारे नाम हैं। और जब से हमें उम्मीद है कि आपने जब से जन्म लिया उसके बाद से जब से आपने नोट देखा होगा तो आप इनके साइन से स्टार्ट किए होंगे। C रंगराजन, बिमल जलान, YV रेड्डी, सुब्बा राव, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास। इनका नाम आपने जरूर देखा होगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। RBI का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? मैंने बता दिया CD देशमुख, मतलब उनका नाम था चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। RBI पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन 2020 में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अमिताभ बच्चन जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अक्टूबर 2018 में RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने? M राजेश्वर राव बने थे। भारत में धन मुद्रा आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? इसको बोलते हैं RBI। धन मुद्रा आपूर्ति मतलब पैसा का लेन देन का मामला कौन कंट्रोल करेगा?
आरबीआई करेगा, ठीक है बाबू। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ये इंश्योरेंस को कंट्रोल करेगा। और जो आपका सेबी होता है ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब की गई थी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और ये क्या करता है कंट्रोल, हमारे शेयर मार्केट को करता है, साथ साथ गोल्ड मार्केट को भी ये कंट्रोल अब करने लगा है। बढ़ते आगे, आरबीआई संबंधित नहीं है तो SLR, रेपो रेट और CRR तो हैं, ये मैंने बताया था अभी, लेकिन GST से संबंधित नहीं है। देखिए अभी के करंट सिनेरियो की बात करें तो रेपो रेट क्या है हमारा 4%, रिवर्स रेपो 3.35%, ये जो हमारा है MSF ये होता है 4.25% और बैंक रेट जो है वो 4.25% है। रिजर्व रेशियो जो CRR है वो आपको आरबीआई के पास ले जाकर रखना होगा 4% और SLR यानी कि अपने पास रखना होगा 18%। बढ़ते हैं आगे, अप्रैल 2019 तक नाबार्ड में भारत की हिस्सेदारी कितने % है, तो नाबार्ड जो है यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें 99% जो है वो आरबीआई के हिस्से भारत सरकार की हिस्सेदारी है। बढ़ते हैं आगे, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। आरबीआई द्वारा देश में डिजिटल भुगतान के अध्ययन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो किस आधार वर्ष को माना जाता है, तो ये 2018 का आधार वर्ष को लेके चल रहा है अभी तक, कौन, आरबीआई। बढ़ते हैं आगे, मार्च 2019 में DPI जो था, DPI का मतलब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये कितना हुआ था 153.47 लाख करोड़ जो भी हो, 2020 में 207.84 करोड़ रह गया। बढ़ते हैं आगे, हु डिसाइडेड मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, देखिए जितना भी पैसा वाला मामला होगा उसका रेगुलेशन और ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाएगा, आरबीआई लाएगा। बढ़ते हैं आगे, वाइट लेबल ATM ये क्या होता है, कौन ऑपरेट करता है, देखिए दो तरह के ATM होते हैं, एक होता है वाइट लेवल ATM और दूसरा होता है हमारा ब्राउन लेवल ATM। तो वाइट लेवल ATM की जब बात करेंगे तो ये जो है वो सेटअप करता है कौन, बैंक। जैसे SBI का एक बैंक है उसको ATM देना है तो SBI यहाँ पे सेटअप कर देगा एक ATM और उसको ऑपरेट करने के लिए दे देगा किसी नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ को, तो उसको हम लोग बोलेंगे वाइट लेबल ATM। ये क्या है, अथॉरिटी इसको मिली थी कब से, अथॉराइज्ड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 जो आरबीआई के द्वारा लाया गया था। इसके तहत कहा गया कि आप अपने से ATM सेटअप कर दो और उसको चलाने का जिम्मा दे दो किसी प्राइवेट एंटिटीज़ को। बढ़ते हैं आगे, एक होता है ब्राउन लेवल ATM, ये क्या होता है, तो इसमें बैंक आउटसोर्सेज द ATM ऑपरेटर्स एंड टू ए थर्ड पार्टी। मतलब क्या होता है, जैसे इंडी कैश वगैरह वगैरह, आप टाटा क्लिक ऐसे कुछ करके कुछ ATMs होते हैं, तो वो आप लोग देखे होंगे, वो ना ही बैंकिंग कंपनी है और ना ही उसका ATM है। वो क्या करता है कि अपना एक ATM लगा दिया और सारे यहाँ लिखा रहता है उस पर कि यहाँ पे सारे कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है, हर एक गधा सब ATM किया जाता है। लेकिन वहाँ पे करने का मतलब कि वो है कैसा, एक ब्राउन लेवल ATM है जिसमें बैंक का कोई हिस्सेदारी नहीं है, बस बैंक उसमें पैसा भेजवा रहा है और वहाँ से तुम अपना निकाल रहे हो। बढ़ते हैं आगे, ग्रीन लेवल ATM क्या है, इट इज़ ATM टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन। येलो लेवल ATM क्या होता है, सेटअप टू पर्पस ऑफ ई-कॉमर्स। बढ़ते हैं आगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 जुलाई 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में पड़ेगा। अच्छा अब आगे बात करेंगे सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर होता है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL, ध्यान रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। आप यदि शेयर मार्केट में कोई अपना डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं, उससे जुड़ी हुई जितनी जानकारियाँ होती है वो सारे का मेल कौन करता है, ईमेल या मैसेज के माध्यम से। NSDL जो है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है, यही आपको मेल और मैसेज से आपके साथ संपर्क साधता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1996 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं आगे, बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड पासवर्ड की जानकारी को चुराना क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग नहीं, फिशिंग। क्या बोलते हैं, फिशिंग। इसमें क्या होता है कि यदि आप कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या पासवर्ड यदि आपका कोई चुरा लेता है गलती से या फिर जानबूझकर, तो उसको बोलते हैं फिशिंग। बढ़ते हैं आगे, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS का मुख्यालय कहाँ है, BIS का मुख्यालय होता है दोस्तों बेसल में। बेसल कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। यह 17 मई 1930 को स्थापित किया गया था। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन हांगकॉन्ग एंड मैक्सिको सिटीज़ के ऑफिस भी इधर उधर हैं। रीजनल रूरल बैंक यानी RRB जो ग्रामीण बैंक होते हैं,
इनकी एस्टेब्लिशमेंट किस साल में हुई थी? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को। EDD फुल फॉर्म इन बैंकिंग। EDD का फुल फॉर्म होता है बैंकिंग सेक्टर में यदि बात करें तो इसको बोलते हैं एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, इट इज अ KYC प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ पोटेंशियल बिजनेस पार्टनरशिप्स। देखिए KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर्स। मतलब बैंक चाहता है कि हर साल अपने कस्टमर्स की आइडेंटिटी को प्रूव करते रहें कि हाँ ये जिंदा है कि नहीं, मरा कि नहीं, कुछ इन्होंने साइन तो नहीं किया, कहीं पैसा वैसा इन्होंने गड़बड़ा तो नहीं रहा है, ये सारा कुछ देखते रहता है KYC के जरिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अधिनियम कब पारित हुआ? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है ये 28 मई 2016 को पारित हुआ था। पास्ड बाई लोकसभा ऑन मई 2016 एंड राज्यसभा 11 मई 2016। सीधा याद रखिए कि 28 मई 2016 से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लागू हो गया था। मुंबई मेट्रो के विस्तार के लिए कौन सी संस्था वित्तीय सहयोग या लोन दे रही है? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रही है। इसके हमारे उपाध्यक्ष कौन है आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। बढ़ते हैं आगे। HDFC की टैगलाइन क्या है? आप हमें कमेंट करके दोस्तों बताएंगे कि HDFC का टैगलाइन क्या है और HDFC की स्थापना कब हुई थी, इसके हेड कौन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है HDFC का। ठीक है, ये सारा काम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि यदि किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा और बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया वो इसी वीडियो से आएगा। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से खंगाल के जाइए एग्जाम में, फोड़ के आइए एग्जाम को। धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।